हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने एजुकेशनल यूट्यूब चैनल एसकेडी जोन में। ये वीडियो इस चैप्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स का आखिरी भाग है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था सीड को यानी बीज को, जिसका लिंक आपको यहाँ आई बटन पे मिल जाएगा और साथ ही साथ इस पूरे चैप्टर के प्लेलिस्ट का लिंक भी आपको वहां आई बटन पे मिल जाएगा। वहां जाकर के आप लोग इस चैप्टर के प्रत्येक भाग को क्रमबद्ध तरीके से पढ़ सकते हैं। क्लियर? और इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे फ्रूट यानी फल को। तो देखिए, फर्टिलाइजेशन के पश्चात ज्यों-ज्यों ओव्यूल डेवलप होता है सीड में, त्यों-त्यों उसके साथ ही साथ ओवरी जो है वो फ्रूट में डेवलप होता है। यानी कि ओव्यूल से सीड बनने की प्रक्रिया और ओवरी से फ्रूट बनने की प्रक्रिया, ये दोनों प्रक्रियाएं साथ साथ ही चलती हैं। क्लियर? तो यानी कि सीधा सा है कि फर्टिलाइजेशन के पश्चात किससे फ्रूट का निर्माण होता है? ओवरी से यानी अंडाशय से फ्रूट का यानी फल का निर्माण होता है। और जो अंडाशय की दीवार है यानी ओवरी वॉल जो है, उससे फल भित्तिका यानी पेरिकार्प का निर्माण होता है। क्लियर? अब देखिए, यहां एक बात समझ लीजिए कि फ्रूट का जो डिटेल में पूरा विस्तृत जो क्लासिफिकेशन है और भी बहुत सारी डिटेलिंग जो है फ्रूट के बारे में, वो आपको क्लास 11th के चैप्टर मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स में देखने को मिलेगा विस्तृत में। यहां पर बस उतना ही डिस्कस किया जाएगा फ्रूट के बारे में जितना कि इस चैप्टर में दिया हुआ है। क्लियर? तो चलिए देखते हैं कि इस वीडियो में क्या क्या डिस्कस करना है हमें। तो सबसे पहले यहां 3 प्रकार दिए हुए हैं फ्रूट्स के, फल के 3 प्रकार डिस्कस करने हैं और उसके साथ ही साथ कुछ 1-2 इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, उनको डिस्कस करना है। क्लियर? तो सबसे पहले फल के प्रकारों को देखते हैं। तो सबसे पहला है ट्रू फ्रूट यानी सत्य फल। ये किसे कहते हैं वो समझिए। तो सीधा सा है कि देखिए, जो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं उनमें प्रायः यही होता है कि निषेचन के यानी फर्टिलाइजेशन के पश्चात जो ओवरी है वो फ्रूट में डेवलप करता है। यानी ओवरी से यानी अंडाशय से ही फ्रूट का निर्माण होता है। प्रायः यही होता है फ्लावरिंग प्लांट्स में निषेचन के पश्चात। क्लियर? तो ऐसे फ्रूट, ऐसे फल जो कि ओवरी से विकसित होते हैं, उन्हीं को कहा जाता है ट्रू फ्रूट यानी सत्य फल। तो यहां वही लिखा गया है, ट्रू फ्रूट्स किसे कहते हैं कि वे फ्रूट्स यानी वे फल जो ओवरी से डेवलप होते हैं यानी अंडाशय से निर्मित होते हैं या विकसित होते हैं, उन्हीं को कहा जाता है ट्रू फ्रूट्स यानी सत्य फल। और इनके एग्जाम्पल क्या है? मैंगो है, टोमेटो है इत्यादि। क्लियर? अब क्या है कि ज्यादातर तो यही होता है कि ओवरी से ही फ्रूट का निर्माण होता है फ्लावरिंग प्लांट्स में, लेकिन कभी कभी कुछ पौधों में ऐसा भी देखा गया है कि ओवरी के अलावा यानी अंडाशय के अलावा फ्लावर के किसी अन्य भाग से फ्रूट का निर्माण हो जाता है। तो ऐसे फल को क्या कहेंगे? ऐसे फल को कहते हैं फॉल्स फ्रूट्स यानी कि असत्य फल। तो इसमें क्या है कि वे फ्रूट्स जो ओवरी के अलावा फ्लावर के किसी अन्य भाग से डेवलप होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? फॉल्स फ्रूट्स यानी कि असत्य फल। जिसका उदाहरण है एप्पल, जो कि थैलमस यानी कि फ्लावर का जो थैलमस है उससे विकसित होता है। ठीक? और भी बहुत सारे उदाहरण हैं इसके। क्लियर? अब देखिए क्या है कि फ्लावरिंग प्लांट्स में प्रायः यही होता है कि निषेचन के यानी फर्टिलाइजेशन के पश्चात ही फ्रूट का निर्माण होता है। लेकिन कुछ ऐसी भी प्रजातियां देखी गई हैं फ्लावरिंग प्लांट्स में जिनमें बिना फर्टिलाइजेशन के ही फ्रूट का निर्माण हो जाता है। तो ऐसे फ्रूट को पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स यानी अनिषेक जनित फल कहते हैं। क्लियर? तो यहां तीसरा जो प्रकार है फ्रूट का वो हो जाएगा पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स। और ये क्या है कि वे फ्रूट्स जो बिना फर्टिलाइजेशन के ही डेवलप हो जाते हैं, इन्हें क्या कहते हैं? पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स कहते हैं। क्लियर? अब देखिए, जब बिना फर्टिलाइजेशन के ही डेवलप हो जाएंगे फ्रूट, तो क्या होगा कि एम्ब्रियो बनेगा ही नहीं। प्रायः यही होगा कि एम्ब्रियो नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि फर्टिलाइजेशन होता तो जाइगोट बनता और उनसे एम्ब्रियो का निर्माण होता। तो जब एम्ब्रियो नहीं बनेगा तो सीड भी नहीं बनेगा। तो इसीलिए लिखा गया है कि ये फ्रूट्स क्या होते हैं? सीडलेस होते हैं। ये ध्यान रखिएगा, जो पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स होते हैं वो कैसे होते हैं? सीडलेस होते हैं, यानी इनमें बीज नहीं पाया जाता है। ठीक? और जो एक नेचुरल पार्थेनोकार्पिक फ्रूट का वो उदाहरण है वो है बनाना। ये नेचुरल पार्थेनोकार्पिक फ्रूट है, बनाना में सीड आपको नहीं मिलता है। ठीक? अब देखिए क्या है कि इस प्रक्रिया को, ये जो प्रक्रिया है जो बिना फर्टिलाइजेशन के फ्रूट के निर्मित होने की जो प्रक्रिया है यानी पार्थेनोकार्पिक फ्रूट बनने की जो प्रक्रिया है, उसे कहते हैं पार्थेनोकार्पी। पार्थेनोकार्पी यानी अनिषेक फलन। क्लियर?
अब क्या है कि आज के दौर में वैज्ञानिक भिन्न भिन्न तरह के प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स का उपयोग करके पार्थेनोकार्पी को बढ़ावा दे रहे हैं। यानी वो कृत्रिम तरीके से इन प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स का उपयोग करके कृत्रिम तरीके से पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स डेवलप कर रहे हैं। यानी वो फ्रूट्स कैसे हो रहे हैं? सीडलेस हो रहे हैं। जैसे बहुत सारे ऐसे फ्रूट्स हैं जिनको खाने में क्या होता है कि बहुत सारे सीड्स उनमें होते हैं जो कि इरिटेट करते हैं। तो उसी को सुविधाजनक बनाने के लिए वैज्ञानिकों ने कृत्रिम विधियों द्वारा क्या किया है कि भिन्न भिन्न तरह के प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स का उपयोग करके पार्थेनोकार्पी को बढ़ावा दिया है। यानी कि पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स बहुत सारे डेवलप किया है उन्होंने जो कि सीडलेस हो रहे हैं। क्लियर? अब प्रश्न यहां यह उठता है कि क्या सभी प्रकार के फ्रूट्स के लिए पार्थेनोकार्पी जो प्रक्रिया है वो उपयोगी है? तो उत्तर है नहीं। क्यों? क्योंकि बहुत सारे फ्रूट्स ऐसे होते हैं जिनका जो एडिबल पार्ट होता है, जिनका खाने वाला जो भाग होता है वो सीड होता है। यानी कि उनका सीड वाला जो पार्ट है ना वही खाने योग्य भाग होता है। अगर ऐसे फ्रूट्स में हम लोग पार्थेनोकार्पी को अप्लाई करें, कृत्रिम तरीके से ऐसे फ्रूट्स को डेवलप करने के लिए अगर पार्थेनोकार्पी को अप्लाई किया जाए तो वहां क्या होगा? वहां क्या होगा कि पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स बनेंगे। यानी कि वो फ्रूट्स कैसे होंगे? सीडलेस होंगे। तो जब सीडलेस बनेंगे और उन फ्रूट्स का जो एडिबल पार्ट है वो सीड ही है, तो यानी कि खाने वाला भाग तो रहेगा ही नहीं उनमें। ठीक? तो यानी कि ऐसे फलों के लिए जिनमें जो एडिबल पार्ट है वो सीड है, उन फ्रूट्स का डेवलपमेंट करने के लिए जो पार्थेनोकार्पी प्रक्रिया है वो उपयोगी नहीं है, वो यूजलेस है। क्लियर? जैसे कि एक उदाहरण ले सकते हैं पोमग्रेनेट यानी अनार। अनार में हम लोग जो खाते हैं, जो हिस्सा खाने वाला होता है उसका, वास्तव में वो क्या होता है? सीड कोट का जो आउटर लेयर होता है ना वही होता है फ्लेशी पार्ट उसका, यानी मांसल भाग, और वही खाने वाला भाग भी होता है। यानी कि उसका जो खाने वाला भाग है अनार का, वो क्या है? वो है उसका सीड। अगर अनार को डेवलप किया जाए पार्थेनोकार्पी को अप्लाई करके तो उसमें जो ऊपरी छिलका है ना, जो अनार का यानी फल का जो ऊपरी छिलका है वो हटाने पे अंदर क्या होगा? पूरा खाली होगा। ठीक? तो यानी कि उस समय ये जो टेक्निक है पार्थेनोकार्पी वो क्या होगा? यूजलेस होगा। क्लियर? तो ये तो रहे 3 प्रकार फ्रूट्स के। अब चलिए देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स 2 दिए गए हैं, जिसमें पहला है एपोमिक्सिस। एपोमिक्सिस का हिंदी क्या होता है? असंग जनन। अब देखिए होता क्या है, तो सीधा सा है कि बिना फर्टिलाइजेशन के सीड बनने की प्रक्रिया को कहते हैं एपोमिक्सिस यानी असंग जनन। यहां ध्यान दीजिएगा कि बिना फर्टिलाइजेशन के फल बनने की प्रक्रिया को कहते हैं पार्थेनोकार्पी, और बिना फर्टिलाइजेशन के सीड बनने की प्रक्रिया को कहते हैं एपोमिक्सिस। दोनों में अंतर है। क्लियर? अब क्या है कि इसका उदाहरण हो जाएगा स्पीसीज ऑफ ग्रासेज। घासों की जो प्रजातियां हैं उनमें ये विधि यानी कि बिना फर्टिलाइजेशन के ही सीड बनने की जो प्रक्रिया है, ये प्रक्रिया इनमें स्पीसीज ऑफ ग्रासेज यानी कि घासों की प्रजातियों में देखने को मिलती है। क्लियर? अब क्या है कि एपोमिक्सिस के यानी बिना फर्टिलाइजेशन के ही सीड निर्माण के बहुत सारे तरीके हैं, सैकड़ों तरीके हैं, जिनमें से 2 मुख्य तरीकों को यहां डिस्कस किया गया है। वो देखते हैं कैसे मतलब कि हो सकता है कि बिना फर्टिलाइजेशन के ही सीड का निर्माण हो जाए। ठीक? तो सबसे पहला क्या है कि बिना मियोसिस यानी रिडक्शन डिवीजन भी इसको कहते हैं, यानी अर्धसूत्री विभाजन। तो बिना मियोसिस के फलस्वरूप निर्मित डिप्लॉयड एग यानी द्विगुणित अंड कोशिका से बिना फर्टिलाइजेशन के ही एम्ब्रियो बनता है। अब इसको समझिए क्या है, बहुत ही सिंपल है। देखिए एग जो है, एग क्या है? फीमेल गैमेट है जो कि एक हेप्लॉयड संरचना होती है। जनरली क्या होता है कि ये एक हेप्लॉयड संरचना है। इसका निर्माण कैसे होता है थोड़ा सा पीछे हम लोग डिस्कस किए, उस पर ध्यान दीजिए कि जब मेगास्पोर का निर्माण होता है, यानी मेगास्पोरोजेनेसिस में हम लोगों ने देखा था कि मेगास्पोर मदर सेल से मियोसिस डिवीजन द्वारा मेगास्पोर का निर्माण होता है। यानी कि जो मेगास्पोर मदर सेल है वो क्या है? डिप्लॉयड संरचना है, और उसके अर्धसूत्री विभाजन से यानी मियोसिस से क्या बनता है? मेगास्पोर बनता है, और उसी मेगास्पोर से आगे चल के डेवलप होता है क्या? एग सेल, हैप्लॉयड एग सेल। ठीक? जो कि एम्ब्रियो सैक में होता है। लेकिन अगर वहां पे जो मियोसिस हो रहा है ना, जो मेगास्पोर मदर सेल है वहां पे जो मियोसिस हो रहा है वो हो ही ना,
यानी कि किसी भी कंडीशन में मियोसिस ना हो तो जो मेगा स्पोर जैसी संरचना बनेगी वो कैसी होगी, डिप्लॉयड होगी। और जो उसके फलस्वरूप जो एग सेल बनेगा, यानी कि जो एग बनेगा, जो फीमेल गैमेट, वो भी कैसा होगा, वो भी डिप्लॉयड होगा। तो ये एक कंडीशन है कि जहां पे मियोसिस डिवीजन हो रहा था ना, जहां पे अर्धसूत्री विभाजन हो रहा था, वहां पे अर्धसूत्री विभाजन हो ही ना, और धीरे धीरे वो आगे डेवलपमेंट होता रहे, यानी कि केवल समसूत्री विभाजन होता रहे, जिसके फलस्वरूप क्या होगा, डिप्लॉयड एग का निर्माण होगा। क्लियर। और जब डिप्लॉयड एग का निर्माण होगा तो इसको फर्टिलाइजेशन की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि हेप्लॉयड एग फिर से क्या होता है, मेल गैमेट वो भी हेप्लॉयड, उससे मिल करके फर्टिलाइज होकर के तब डिप्लॉयड जाइगोट का निर्माण करता है, और उससे डिप्लॉयड एम्ब्रियो का निर्माण होता है, और तब जाकर के वो कन्वर्ट होता है सीड में। ये सारी प्रक्रिया जनरली होती हैं। लेकिन यहां पे जब मियोसिस होगा ही नहीं कहीं पे भी, यानी कि मेगास्पोर मदर सेल में वहीं पे मियोसिस नहीं होगा, तो क्या होगा, जितनी भी संरचनाएं बनेंगी, चाहे वो एग सेल ही क्यों ना हो, वो कैसा बनेगा, डिप्लॉयड एग बनेगा। तो डिप्लॉयड एग से फिर से क्या होगा, फर्टिलाइजेशन की आवश्यकता नहीं होगी, तो उससे बिना फर्टिलाइजेशन के ही डिप्लॉयड एम्ब्रियो का निर्माण हो जाएगा। यानी कि जो द्विगुणित भ्रूण है वो उसी डिप्लॉयड एग से बिना फर्टिलाइजेशन के ही बन जाएगा, और उसी एम्ब्रियो से क्या होगा, सीड का निर्माण हो जाएगा। तो ये एक कंडीशन है जिससे फर्टिलाइजेशन के बिना ही सीड बन जाए। ठीक। दूसरा क्या हो सकता है तरीका, दूसरा तरीका हो सकता है कि कुछ न्यूसेलर सेल्स, न्यूसेलर सेल्स का मतलब जो एम्ब्रियो सैक के बाहर और ओव्यूल के अंदर जो चारों तरफ बिखरा हुआ न्यूसेलस है ना, उसकी कोशिकाएं कैसी होती हैं, डिप्लॉयड होती हैं। क्लियर। तो उन्हीं को न्यूसेलर सेल्स वही हैं, तो उनकी कोशिकाएं यानी न्यूसेलर सेल्स कुछ उसमें से विभाजित होने लगती हैं, यानी कि उनमें बार बार डिवीजन होने लगता है, तथा ये एम्ब्रियो सैक में उभर कर एम्ब्रियो का निर्माण करती है। दूसरा कंडीशन समझिए, बहुत ही सिंपल है कि मान लीजिए जो एम्ब्रियो सैक के बाहर चारों तरफ क्या है, न्यूसेलर सेल्स हैं, यानी न्यूसेलस की कोशिकाएं हैं, उनमें बार बार विभाजन होना शुरू हो जाए और वो अंदर एंटर कर जाए किसके, एम्ब्रियो सैक के, और वो वास्तव में कैसी कोशिकाएं हैं, डिप्लॉयड हैं। तो अंदर उभर करके यानी एम्ब्रियो सैक में उभर कर किसका निर्माण कर दें, एम्ब्रियो का निर्माण कर दें, तो वो एम्ब्रियो वास्तव में कैसा हो जाएगा, डिप्लॉयड हो जाएगा, क्योंकि न्यूसेलर सेल्स भी डिप्लॉयड हैं। ठीक। लेकिन यहां पे क्या हुआ, फर्टिलाइजेशन तो हुआ ही नहीं, तो इस विधि द्वारा भी फर्टिलाइजेशन के बिना ही सीड का निर्माण हो जाएगा, यानी कि एपोमिक्सिस हो जाएगा। क्लियर। तो ये दोनों तरीके मुख्य हैं, यहां पे दर्शाए गए हैं। बाकी फर्टिलाइजेशन के बिना सीड का जो निर्माण होता है यानी एपोमिक्सिस जो होता है, उसके बहुत सारे तरीके हैं, सैकड़ों तरीके हैं। क्लियर। तो ये दोनों तरीका उम्मीद है क्लियरली समझ में आ गया होगा। अब इस वीडियो का जो लास्ट पॉइंट है वो है पॉली एम्ब्रियोनी। इसको डिस्कस करते हैं, ये होता क्या है, पॉली एम्ब्रियोनी का हिंदी हो जाएगा बहुभ्रूणता। क्लियर। तो देखिए नाम से ही कंफर्म है, पॉली का मतलब क्या होता है, बहुत सारे, एम्ब्रियो का मतलब क्या हो गया, भ्रूण, और एम्ब्रियोनी सम्मिलित रूप से जब हो जाएगा तो हो जाएगा भ्रूणों की उपस्थिति। तो यानी कि बहुत सारे भ्रूणों की उपस्थिति, इसी कंडीशन को कहते हैं क्या, पॉली एम्ब्रियोनी यानी बहुभ्रूणता। क्लियर। तो यहां वही लिखा गया कि एक सीड में यानी एक बीज में एक से अधिक एम्ब्रियो की उपस्थिति को ही पॉली एम्ब्रियोनी यानी बहुभ्रूणता कहते हैं। इसका एक एग्जांपल है ऑरेंज यानी संतरा। क्लियर। हाँ, एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। तो ये तो रहा फल यानी फ्रूट और उससे रिलेटेड कुछ उसके प्रकार और कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स। क्लियर। तो इसके साथ ही साथ ये चैप्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स यहीं पे समाप्त होता है। अब हम लोग डिस्कस करेंगे अगले चैप्टर को, जो कि है ह्यूमन रिप्रोडक्शन यानी मानव में जन्म। लेकिन वो इस वीडियो में नहीं, वो हम करेंगे अगले वीडियो में। तो इस वीडियो में फिलहाल यहीं तक, अगले वीडियो में ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर के साथ शीघ्र मुलाकात होगी।